हेलो बच्चों, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 14 यानी कि थर्सडे आज है, तो हम लोग शुरू करने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ पीछे के प्रैक्टिस सेट आप लोगों ने किए होंगे, ऐसी उम्मीद कर रहा हूँ मैं। तो चलिए भाई, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। उससे पहले एक होमवर्क क्वेश्चन था क्या? हाँ, यूनिट डिजिट का सवाल है। लास्ट के अंकों को मल्टीप्लाई करते चले जाओ, यूनिट डिजिट आपको मिल जाएगा। आप कहेंगे 7 × 7 49 होता है। 49 का 9, 9 × 27 होता है। 27 का 7, 7 × 1 = 7 होता है। फिर 7 की 2 में गुणा करेंगे, 7 × 2 = 14। इसका 4, 4 × 3 = 12, 12 का 2, और 2 की गुणा 2 में करोगे तो कितना आएगा? 4। तो फाइनली आपका यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। और यही क्वेश्चन था जो कल आपको मिला था। ठीक है, चलिए आज का सवाल शुरू करते हैं। 20 क्वेश्चन की सीरीज। पहला क्वेश्चन ये रहा। सभी लोग आज फिर से एक बार ट्राई करेंगे कि कल से बेहतर आज किया जाए। फिर एक दुकानदार एक ब्लेंडर 25% लाभ पर 1000 में, और दूसरा ब्लेंडर 20% हानि पर 1200 रुपए में बेचता है। उसका कुल लाभ या हानि परसेंट बताइए। देखिए, यूपीएसआई में आया हुआ सवाल है, और इस क्वेश्चन में ना तो ये बोला है कि कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य बराबर है, ना ये बोला है कि सेलिंग प्राइस, तो अलग अलग दिया हुआ है। तो अगर आपको ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस परसेंट निकालना है तो आपको पहले क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा अलग अलग। विक्रय मूल्य तो दिया हुआ है। आप मुझे बताइए, 25% का फ्रैक्शन क्या होता है? 1/4। और 20% का 1/5। अगर मैं पहले ब्लेंडर की बात करता हूं तो उसने बोला 25% लाभ पर 1000 रुपए में बेचा है। तो 4 रुपए की चीज कितने में बेची है उसने? 5 में। यही बात है ना भाई, लाभ है तो 4 रुपए की चीज 5 में बेची होगी। तो 5 यूनिट की वैल्यू 1000, तो 1 यूनिट की वैल्यू 200, 5 से काटेंगे तो 4 यूनिट की वैल्यू 800। यानी कि पहले वाले ब्लेंडर का कॉस्ट प्राइस आपको मिल गया। दूसरे वाले के बारे में बोला है 20% की हानि। हानि का मतलब है 5 से 1 घटा दो 4, तो 4 यूनिट की वैल्यू 1200, 1 यूनिट की वैल्यू 4 × 3 = 1200, और 5 यूनिट की वैल्यू 1500। यानी कि ये दूसरे वाले का क्रय मूल्य मिल गया 1500। अब आपको पूछा है ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस, तो आप क्या करिए, ओवरऑल कॉस्ट प्राइस बताइए। ओवरऑल आप कहेंगे 8 और 15 2300 रुपए, और ओवरऑल सेलिंग प्राइस कितना है? 1000, और 1200 कितना हो गया? 2200 रुपया। तो लॉस है या प्रॉफिट है? 2300 रुपए की चीज 2200 में बेच दी, भाई साहब नुकसान हो गया 100 रुपए का। हो गया कि नहीं? और परसेंट में निकालना है तो 100/2300 और गुणा 100 दिए जाएगा। 23 × 4 = 92, 8, 4 पॉइंट समथिंग। एक ही ऑप्शन है क्या? ये रहा। 4.35% का लॉस है। क्या सभी का जवाब आ गया? आपको अलग अलग कॉस्ट प्राइस निकालना, क्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य दिया हुआ है, दोनों को जोड़ेंगे 2200 रुपया। दोनों विक्रय मूल्य को जोड़ा 2300, 100 रुपए का नुकसान। नीचे हमेशा क्रय मूल्य होता है जब भी मैं प्रॉफिट परसेंट या फिर लॉस परसेंट निकालने की बात करता हूं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए जरा इसे, बताइए जल्दी से जवाब। कह रहा, तीन संख्याएं 1/2, 2/3 और 3/4 के अनुपात में है। यदि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर, डिफरेंस 33 है, तो तीनों संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा? पहले तो तीनों संख्या निकालनी पड़ेंगी, एचसीएफ तो बाद का काम है। यस, उससे भी पहले ये जो फ्रैक्शन का रेशियो दिया हुआ है इसको थोड़ा आसान बनाओ। आसान कैसे बनाएंगे? 2, 3, 4 का एलसीएम, भाई 1/2, 2/3 और 3/4 का हमें रेशियो दिया हुआ है।
अब हमें इस रेशियो को ना स्टैंडर्ड रेशियो यानी कि मानक अनुपात में चेंज करना है। तो हम क्या करेंगे, जो इसका डिनोमिनेटर है 2 3 4, एलसीएम क्या हो गया 2 3 4 का 12, तो 12 की मल्टीप्लाई तीनों में कर देंगे, यहां भी और यहां भी। आप कहेंगे 2 छिक्कू 12, 6 एकम 6, 3 चौको 12, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 3 तिया 9। तो ये 6 8 9 आपका मानक अनुपात यानी कि स्टैंडर्ड रेशियो बन गया है। सवाल कहता है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी का अंतर 33 है। तो सबसे बड़ी है 9, सबसे छोटी है 6, अंतर कितना आ गया 3 यूनिट। 3 यूनिट की वैल्यू 33, 1 यूनिट की वैल्यू 11। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 11 है तो यही आपका एचसीएफ हो जाएगा। पता है क्यों? क्योंकि 11 की गुणा आप 6 में करोगे, 11 की गुणा 8 में करोगे, 11 की गुणा 9 में करोगे, फिर आपको ओरिजिनल नंबर मिलेंगे। फिर जब आप उनका एचसीएफ निकालोगे तो जो मैक्सिमम संख्या कॉमन आ सकती है उसे ही तो निकालोगे। भाई एचसीएफ का मतलब क्या है कि अगर कुछ नंबर्स का आप एचसीएफ ले रहे हो तो जो सबसे बड़ी संख्या सभी से कॉमन निकल के आए, तो जब आप इस 11 को तीनों से मल्टीप्लाई करोगे एचसीएफ के टाइम पे 11 ही तो कॉमन आएगा। बस यही समझने वाली बात थी थोड़ी सी कि एचसीएफ 11 ही रहेगा जो 1 यूनिट का मान है। आपको ओरिजिनल संख्या निकालने की जरूरत ही नहीं है। खामखा ओरिजिनल संख्या निकालो 11 की गुणा करके फिर एचसीएफ लो, 2 3 स्टेप एक्स्ट्रा बढ़ाने वाले ही हैं, जरूरत नहीं है। आगे बढ़ो, इस सवाल पे आएंगे। बताओ भाई जल्दी से। यदि a गुणा b 32 है तो कौन सा समानुपात सही होगा? इस समानुपात प्रोपोर्शन की कंडीशन दी हुई है। प्रोपोर्शन की कंडीशन बच्चा हर बच्चा जानता है कि अगर दो संख्याओं का अनुपात बाद की दो संख्याओं के बराबर है, इस वाले साइन को बराबर का साइन भी बोल देते हैं, यानी कि a अनुपात b बराबर c अनुपात d, दोनों का मतलब सेम है। तो पहला और लास्ट की मल्टीप्लाई बराबर दूसरे की और तीसरे की मल्टीप्लाई के होता है। क्या मैं सही हूं? ऑप्शन में चेक करो कि फर्स्ट एंड फोर्थ की मल्टीप्लाई सेकंड और थर्ड की मल्टीप्लाई के बराबर कहां पे है। तो आप कहेंगे सर 4b बराबर 8a, नहीं, हमें तो ये चाहिए 8 चौक 32 a गुणा b, यहां से मिल गया ए बी बराबर 8 चौक 32। बात जम गई, ठीक है, जम गई बात ऑप्शन नंबर बी में। बाकी सी में चेक कर लो, 16a बराबर 2 भी 2a बराबर 16 भी नहीं बनेगी। यदि 7200 पर 16% प्रति वर्ष की दर से 3 साल का साधारण ब्याज 9600 रुपए पर x% प्रति वर्ष की दर से 4 साल के साधारण ब्याज के बराबर है, तो x का मान क्या होगा? सभी लोग कॉपी में कैलकुलेट करो और बताओ। मेरी तरफ मत देखो भैया, आपसे ही कह रहा हूं भाई साहब, बिल्कुल आपसे नहीं। कॉपी में सॉल्व करो, ऐसे काम नहीं चलेगा। बहत्तर सौ पर 16% की दर से 3 साल का साधारण ब्याज। देखो ये सवाल सिंपल इंटरेस्ट का है और आप जानते हैं, मैं कई बार बता भी चुका हूं कि साधारण ब्याज का मतलब है हर साल बराबर मिलने वाला ब्याज। और अगर हमें प्रतिशत ब्याज निकालना हो तो मैं क्या करूंगा, ब्याज की दर को समय से गुणा कर दूंगा, मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट को टाइम से मल्टीप्लाई कर दूंगा, मुझे उतने साल का ब्याज मिलेगा परसेंट में। तो अगर मैंने आपसे बोला कि 16% का ब्याज की दर है और 3 साल का ब्याज की बात कर रहा है, तो 3 साल का परसेंटेज ब्याज कितना हो जाएगा सर? 48%। और ये 48% किसका? 7200 का। किसका बच्चे? 7200 का। और ये किसके बराबर बोला उसने? 9600 पर x% की दर से 4 साल का। तो दर अगर x% है तो 4 साल का ब्याज कितना होगा? 4x%, मल्टीप्लाई कर दिया। और मूलधन कितना है? 9600।
बस एक्स की वैल्यू निकालने में कोई प्रॉब्लम है आपको? 24 तिया 72, 24 चौके 96, 4 चौक 16, 16 तिया 48, परसेंट से परसेंट उड़ा दो, 3 तिया 9, तो एक्स बराबर कितना आ गया? 9। आपका जवाब है ये रहा, ऑप्शन नंबर डी। एक रेलगाड़ी स्टेशन ए से स्टेशन बी की ओर 208 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलना शुरू करती है। ओके। 45 मिनट बाद दूसरी रेलगाड़ी स्टेशन बी से स्टेशन ए की ओर 25 की रफ्तार से चलना शुरू करती है। दोनों स्टेशन बी के बीच की दूरी 855 किलोमीटर है। दोनों रेलगाड़ी स्टेशन ए से कितनी दूरी पर मिलेंगी? सबसे पहले आपको यह निकालना है दोनों रेलगाड़ी मिलेंगी कितने घंटे बाद। सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है ये। यहां पर चलने का समय भी आपको बराबर करना पड़ेगा। कैसे? देखिए, मान लो ये दोनों स्टेशन के बीच की दूरी हो गई, ये हो गया ए और ये हो गया बी। पहली वाली रेलगाड़ी चली है ए से 208 की रफ्तार से, ठीक है। दूसरी रेलगाड़ी चली है 25 की रफ्तार से, यही है ना? ये चली 208, ये चली 25 की रफ्तार से, और 45 मिनट बाद चली है दूसरी रेलगाड़ी। 45 मिनट के बाद, यानी कि ये ट्रेन 45 मिनट में कितनी दूरी तय कर लेगी, ये आप मुझे बता दो। यहां से यहां सपोज मैंने कहा 45 मिनट बनते हैं, भाई दूसरी रेलगाड़ी जो बी से चली है वो 45 मिनट बाद चली है बी से ए की तरफ, तो मैं कहूंगा भैया 45 मिनट में या 45 मिनट तक ये पहले वाली ट्रेन ने कितनी दूरी तय कर ली होगी, ये मुझे जरा बता दो। तो आप कहेंगे कि सर दूरी बराबर चाल गुणा समय होता है। चाल है 208 किलोमीटर पर आवर, समय 45 मिनट है, इसको घंटे में चेंज करोगे तो 60 से डिवाइड करोगे। यस और नो? आप कहेंगे हाँ जी सर। 15 तिया 45, 15 चौकू 60, 4 से जाएगा 4 पंजू 20, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 3 पंजू 15, यानी कि सर 156 किलोमीटर की दूरी तय कर ली होगी। 156 किलोमीटर की दूरी तय कर ली होगी उसने 45 मिनट में। 156 किलोमीटर। तो भैया ये कितनी दूरी बची है फिर? सर टोटल 855 किलोमीटर की दूरी है, उसमें से 156 माइनस कर दो। 15 में से 6 गया, 15 में से 6 गया 9, 14 में से 5 गया 9, 7 में से 1 गया 6। सर 699 किलोमीटर की दूरी अभी बची हुई है। 699 किलोमीटर की दूरी अभी उनके बीच बची हुई है। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? ये ए से चली है 208 की रफ्तार से, ये बी से चली है 25 की रफ्तार से। जो ट्रेन बी से चली है ना वो 45 मिनट बाद चली है, तो 45 मिनट में इस वाली ट्रेन ने कितनी दूरी तय कर ली? 156 किलोमीटर। चाल गुणा समय। अब टोटल यहां से यहां 850 किलोमीटर 55 है, सवाल ने दिया इतनी कितनी है फिर ये 855 में से 156 हटा दो, 699। अब आप सापेक्ष गति लगा के ये पता करो कितने समय बाद वो मिलेंगी। फिर से डीएसटी का रूल लगाएंगे तो 699, सापेक्ष गति अपोजिट में जुड़ती है, 208 प्लस 25 कितना होता है? 233, और गुणा समय, तो ये आ जाएगा आपका पूरा 3 बार, यानी कि 233 कहां से आया जी? 208 प्लस 25, सापेक्ष गति को जोड़ा है तो 233 मैंने डायरेक्ट लिख दिया ये, तो समय आ गया 3 घंटे। यानी कि भैया यहां से इस पॉइंट से 3 घंटे बाद वो मिलेंगी। अब सवाल ने आपसे क्या बोला? सवाल बोलता है स्टेशन ए से कितनी दूरी पर मिली है। तो स्टेशन ए से चलने वाली ट्रेन कौन सी है? ये रही जो 208 की रफ्तार से चल रही है। तो स्टेशन ए से दूरी अगर हमें पता करनी है तो भैया यहां से यहां तक 156 किलोमीटर तो सीधी सीधी है, और यहां के बाद उसको 3 घंटे लगे मिलने में। कितना? यहां के बाद, इस पॉइंट के बाद उसको 3 घंटे लगे हैं, तो कितनी दूरी तय करेगी? 208 की रफ्तार से 3 घंटे में गुणा 3 कर दो, तो ये आ जाएगा 624 प्लस 156, कितना आ गया? 6 और 4 10,
5 2 7 और 1 8, 6 और 1 7, यानी कि 780 किलोमीटर के बाद मिलेंगी स्टेशन ए से। बहुत गजब का सवाल है। आप देखिए ये जो t बराबर, पहले तो ये देखो 233 कहां से आया। ये 233 सापेक्ष गति जुड़ के आया है, 208 प्लस 25। फिर ये 3 घंटे कहां से कैलकुलेट हुआ है, इस पॉइंट से। ये इस पॉइंट से इधर गई, ये इस पॉइंट से इधर आई, 3 घंटे बाद मिली। तो उसने पूछा स्टेशन ए से कितनी दूरी पर। तो स्टेशन ए से यहां तक 156 किलोमीटर तो ये रही, और यहां के बाद 3 घंटे लगे, तो 208 चाल है, समय 3 घंटा है, तो दूरी बराबर चाल गुणा समय, 208 गुणा 3 यानी कि 624 प्लस 156, 780 किलोमीटर के बाद वो मिली है। अच्छा सवाल। चलिए नेक्स्ट। 250 रुपए पर किलोग्राम और 300 रुपए पर किलोग्राम मूल्य के दो प्रकार की चाय के पाउडर को तीसरे प्रकार के पाउडर के साथ 1:1:2 के अनुपात में मिलाया जाता है। यदि मिश्रण का मूल्य 350 है तो तीसरे प्रकार के पाउडर का मूल्य बताइए कितना होगा। टॉपिक वाइज शाम को चल रहा है बच्चा। शाम को जो मैं एसएससी जीडी के लिए पढ़ा रहा हूं 7 बजे से, 2 क्लास परसेंटेज की हो चुकी है, परसेंटेज हमने कंप्लीट कर लिया है। तो टॉपिक वाइज आप वहां से पढ़ सकते हो। बिल्कुल आपके लिए 100%, ऐसा नहीं है कि 2-4% कम है, 100% आपके लिए सफिशिएंट है वो। टॉपिक वाइज किसी को करना है, शाम को 7 बजे से रेगुलर यूट्यूब पर चलती है। बताइए भाई, सबसे पहले किस अनुपात में तीनों पाउडर को मिलाया गया, ये देखिए। 1:1:2 इस अनुपात में मिलाया गया है, 1:1:2। ठीक है, ये वजन का रेशियो है। अब जो पहली वाली चाय है उसका मूल्य कितना, 250 रुपए, मैं मूल्य की बात कर रहा हूं। उसका मूल्य 250 रुपए है पर किलोग्राम। दूसरे वाली का 300 रुपए पर किलोग्राम, और तीसरे वाली का नहीं बताया हमें, और उसी का मूल्य उसने पूछ लिया। अगर मैं तीसरे वाली का मूल्य कुछ भी मान लूं, सपोज तीसरे वाली का मूल्य मैंने आर मान लिया, तो टोटल वजन कितना हो गया, टोटल वजन, तो आप कहेंगे 2 और 2 4, भाई 2 और 1 3 और 1 4, टोटल वेट कितना हो गया 4। और कुल मूल्य, या फिर अगर मैं कहूं मिश्रण का मूल्य 350 है, तो मिश्रण यानी कि इन सभी को मिक्स कर दिया तो टोटल 4 हो गया, तो मिश्रण का मूल्य कितना हो गया 350। सबसे पहले इनको मल्टीप्लाई करके कुल खर्चा निकालो, ये आएगा 250 एकम 250, 300 एकम 300 प्लस 2R, और ये किसके बराबर हो जाएगा, 350 को 4 से गुणा करोगे तो 1400। ठीक है, यहां से R की वैल्यू निकाल दो, आपका जवाब आ जाएगा। आपने क्या किया, आपने इसका कुल खर्चा निकाला, वजन को मूल्य से गुणा करके, इसका भी और इसका भी, टोटल आ गया इतना। फिर मिश्रण था 4 यूनिट और मिश्रण का मूल्य 350, आपने उसको मल्टीप्लाई करके मिश्रण का खर्चा निकाल दिया टोटल। आपने दोनों को बराबर कर दिया, तो ये 300 और 2 550 प्लस 2R बराबर 1400। तो यहां से 2R कितना आ जाएगा 850, है ना, 550 उधर जाकर घटेगा, तो R कितना आ जाएगा 425। यानी कि जो तीसरे प्रकार की चाय है उसकी कीमत 425 रुपए पर किलोग्राम है। कितनी है मेरे भाई, 425 रुपए पर किलोग्राम। एबीसी ने एक व्यवसाय में धनराशि का निवेश इस प्रकार किया कि ए के हिस्से का 2 गुना, बी के हिस्से का 4 गुना और सी के हिस्से का 6 गुना, सभी बराबर है। यदि उन्होंने 44,000 का प्रॉफिट लिया तो ए का हिस्सा क्या होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन आपके सामने है ये, बताइए। उसने बोला कि भैया ए के हिस्से का 2 गुना, वेरी गुड, बी के हिस्से का 4 गुना और सी के हिस्से का 6 गुना, ये बराबर है तीनों। तो हम कहेंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6।
अब यहां से अगर मैं एबीसी का रेशियो लेने जाऊं तो क्या अनुपात चैप्टर की पहली क्लास आपने की, मैं केवल फर्स्ट क्लास की बात करूंगा, जहां आपको यह सिखाया गया कि अगर इस तरह की कंडीशन हो और मुझे ए का रेशियो चाहिए तो ए को छुपा लो, बाकी दो की गुणा कर दो, तो दो तिया छह। बी को छुपा लो, बाकी दो की गुणा कर दो, तीन एकम तीन। सी को छुपा लो, बाकी दो की गुणा कर दो, दो एकम दो। ये आ गया इनका रेशियो। और जो रेशियो निवेश का होगा वही रेशियो लाभ का होगा। तीनों लोगों ने अगर साथ में शुरू किया और साथ में खत्म किया तो, ये बात कई क्वेश्चन हम कर भी चुके हैं इसके ऊपर। अगर 4400 का प्रॉफिट अर्जित किया है तो 6 और 3 9, 9 और 2 11, 11 यूनिट की वैल्यू 4400 हजार, सॉरी, एक यूनिट की वैल्यू 4000। और क्या बोला उसने, ए का हिस्सा कितना है, 6 यूनिट, तो 6 गुणा 4000, आप कहेंगे 24000। क्या कहेंगे, 24000। ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट जवाब है। चले आगे, नेक्स्ट देखिए एक बार टेबल को भाई। पढ़ो इसे। तालिका में दी गई संख्या प्रत्येक विषय में अधिकतम अंक दर्शाती है। भाई अरुण, ये सब्जेक्ट है गणित, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कंप्यूटर, 6 सब्जेक्ट है। अरुण के नंबर ये रहे, ये टोटल 100 नंबर के पेपर हैं, ये 6 के 6 क्या है, 100 नंबर के पेपर है। अरुण के नंबर ये रहे 6 सब्जेक्ट में, भव्या के नंबर ये रहे, विन्नी के ये रहे, राज के ये रहे और मर्धान के ये रहे। 5 लोगों के नंबर हैं, 6 सब्जेक्ट हैं, 6 सब्जेक्ट 100 नंबर के हैं, ये इनके नंबर हैं। पूरा टेबल क्लियर हो गया। सवाल दूं, सवाल देखिए, कह रहा भौतिक में सभी 5 छात्रों द्वारा औसत अंक कितना है। भौतिक में, भौतिक में सभी 5 छात्रों द्वारा, तो भौतिक कहां है भैया, ये रहा। और सभी 5 छात्रों द्वारा कितने अंक मिले हैं, ये रहे। तो पांचों को जोड़ के एवरेज बता दो, पांचों को जोड़ के एवरेज बता दो। आप कहेंगे कि सर जोड़ लो, 3 और 1 4, 4 6 10, 10 और 6 16, 9 और 8 17, 17 और 7 24, 6 30, 8 38 और 1 39। सर योग आ गया 396। एवरेज अगर हमें निकालना है तो 396 बटे कितने सब्जेक्ट है, 5, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 सत्ते 35, 4, 5 नाम 45, 5 दूनी 10। एवरेज कितना आ गया भैया, एवरेज आ गया 79.2। ठीक है, ये सवाल करिए। पॉइंट टू इंटू पॉइंट टू इंटू पॉइंट थ्री इंटू पॉइंट फोर इंटू पॉइंट फाइव अपॉन पॉइंट टू इंटू पॉइंट फोर, पॉइंट ही पॉइंट हो रही है। पॉइंट टू से पॉइंट टू उड़ा दो, पॉइंट फोर से पॉइंट फोर उड़ा दो, तो यहां क्या बचेगा, पॉइंट टू इंटू पॉइंट थ्री इंटू पॉइंट फाइव। ठीक है भाई, अगर यहां से पॉइंट हटाते हो तीनों तो नीचे 3 जीरो आएंगी, क्योंकि यहां भी डेसिमल के बाद एक डिजिट, यहां भी एक डिजिट, यहां भी एक डिजिट, तो डेसिमल के बाद टोटल 3 डिजिट बनेंगी। तो ये आ जाएगा 5 तिया 15 दूनी 30, 30 बटा 1000, तो 3/100, या फिर अगर मैं कहूंगा 0.03। क्या जवाब हो गया, 0.03। ऑप्शन नंबर सी मेरा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, 8 संख्याओं का एवरेज 45 है। यदि पहली 4 संख्याओं में से प्रत्येक में 5 बढ़ा दिया जाए और अंतिम 4 संख्याओं में से प्रत्येक को 3 घटा दिया जाए तो नया एवरेज क्या होगा। बहुत सिंपल है, आपको डेविएशन मेथड से करना है। आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं पहली 4 संख्याओं में से प्रत्येक को 5 बढ़ाऊंगा, पहली 4 संख्याओं को,
सभी को 5-5 बढ़ाऊंगा तो टोटल वृद्धि कितने की हो जाएगी। मैंने क्या बोला कि अगर मैं पहली 4 संख्याओं में से प्रत्येक को 5-5 बढ़ाऊंगा तो टोटल वृद्धि कितनी हो गई। आप कहेंगे सर टोटल वृद्धि हो जाएगी 20 की। ये क्या है, टोटल वृद्धि 20 की है। लेकिन आगे उसने बोला कि जो अंतिम 4 संख्या है प्रत्येक को 3 से घटा दो। तो अगर मैं अंतिम 4 संख्याओं को 3-3 माइनस करूंगा तो टोटल कमी कितनी हो जाएगी। सर ये तो वृद्धि हुई है। और अगर मैं टोटल कमी की बात करूंगा तो भैया उसने बोला अंतिम 4 को 3-3 घटा दो। तो अंतिम 4 को 3-3 घटाएंगे तो कमी हो गई 12 की। अगर मैं ओवरऑल देखूंगा, ओवरऑल, तो आप कहेंगे सर वृद्धि हुई है 20 की, कमी हुई है 12 की। तो 20 में से 12 गया, प्लस का 8, यानी कि ओवरऑल 8 की वृद्धि हुई है। भाई मैंने ओवरऑल देखा तो ओवरऑल देखा तो वृद्धि 20 की दिखी, कमी 12 की दिखी, 20 में से 12 गया, हमने कहा सर ओवरऑल 8 की वृद्धि हुई है। ये तो योग में है। और अगर मैं एवरेज में देखूं तो 8 बटे संख्या कितनी है 8। आप कहेंगे सर एवरेज में 1 की वृद्धि हुई है। तो पुराना एवरेज अगर 45 है तो नया एवरेज कितना हो जाएगा 46। नया एवरेज कितना होगा बच्चा 46। बिल्कुल सही जवाब है। ओके, वेरी गुड। एक वर्ग का क्षेत्रफल एक आयत के क्षेत्रफल का 4 गुना है। स्क्वायर का एरिया रेक्टेंगल के एरिया का 4 टाइम्स है। आयत की लंबाई 25 सेंटीमीटर और आयत की चौड़ाई उसकी लंबाई के 1/5 से 1 सेंटीमीटर कम है। तो वर्ग का परिमाप क्या होगा। कुछ भी नहीं है, बस जस्ट बच्चों की तरह इधर उधर खेल रहा है एग्जामिनर इस सवाल में आपके साथ। तो सवाल कहता है आयत, आयत के बारे में उसने बोला लंबाई कितनी है 25 सेंटीमीटर। चौड़ाई के बारे में उसने क्या बोला, चौड़ाई के बारे में बोला कि लंबाई का 1/5 से 1 कम है। लंबाई का 1/5, तो लंबाई कितनी है 25, उसका 1/5 करो और उसमें से 1 माइनस कर दो। तो 5 में से 1 गया 4, यानी कि चौड़ाई कितनी आ गई 4। सवाल कहता है कि वर्ग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल का 4 गुना है। तो अगर मैं आयत का क्षेत्रफल निकालता हूं तो ये मिलता है 25 गुणा 4, है ना, लंबाई गुणा चौड़ाई यानी कि 100। और इसका अगर मैं 4 गुना करता हूं वर्ग का एरिया क्या होता है भुजा का स्क्वायर, वो हो जाएगा इसका 4 टाइम्स, दैट इज 400। क्योंकि सवाल ने बोला है वर्ग का एरिया आयत के एरिया का 4 गुना, तो आयत का एरिया 100 है तो वर्ग का 400, और वर्ग होता है भुजा का स्क्वायर। तो यहां से भुजा निकालेंगे, √400 दैट इज 20। तो वर्ग की भुजा मिल गई हमें 20। लेकिन सवाल ने क्या पूछा, वर्ग का परिमाप। तो वर्ग का पेरीमीटर यानी कि परिमाप क्या होता है 4a। तो हम कहेंगे 4 × 20, तो आपका जवाब आएगा 80। कितना आ जाएगा बच्चा, आपका जवाब आ जाएगा 80 सेंटीमीटर। बिल्कुल सही है। 22% प्रति वर्ष पर पहले 2 वर्षों के लिए निश्चित राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 387.2 रुपए है। राशि बताइए। जब भी 2 साल के CISI के डिफरेंस की बात आएगी, मैंने कल भी शायद एक क्वेश्चन ऐसा कराया था कि जब भी CI और SI का डिफरेंस, ये क्वेश्चन बहुत आता है इसलिए मैं इनको 3-4 बार मैंने करा रहा हूं आपको, बहुत आता है 2 साल के CISI का अंतर। तो जब भी 2 साल के CI और SI के डिफरेंस की बात आएगी तो आपको एक फॉर्मूला दिमाग में रहना चाहिए, R/100 बराबर √D/P। तो D बोले तो डिफरेंस 2 साल का, R बोले तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ब्याज की दर, और P बोले तो प्रिंसिपल यानी कि मूलधन। तो R कितना है 22, 22/100 बराबर अंडर रूट में डिफरेंस दे रखा है क्या, और अपॉन P।
दोनों तरफ स्क्वायर करोगे, इस तरफ स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो ये आ जाएगा 484, ये आ जाएगा 40387.2 बटे पी। पॉइंट हटेगा नीचे, एक जीरो आ जाएगी, ये जीरो से ये जीरो गया। अब काटा पीटी करके देख लो भैया कितनी बार ये कट रहा है। ये 484 से कटेगा क्या, पता नहीं। यूनिट डिजिट से चेक कर सकता हूं मैं तो यूनिट डिजिट से चेक कर सकता हूं भैया। ये 3 जीरो है, उधर जाकर मल्टीप्लाई होगी। ये 484 है, ये 3872 है। क्या अगर मैं 10 टाइम निकालूं इसका, नहीं, अगर मैं 8 गुना निकालूं तो 4 अट्ठे 32, लास्ट में 2 आएगा। बात बन गई। इतना दिमाग नहीं लगा पा रहे हो तो फिर ऐसे काटा पीटी करो। 11 चौक 44, 11 चौक 44, 11 तिया 33, 11 पंजे 55, 11 दूनी 22, 11 चौक 44, 11 तिया 33, 11 दूनी 22, 4 या 32। 1000 की गुणा उधर करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो मूलधन कितना आ जाएगा, 8000। कितना आ जाएगा मूलधन, 8000। ओके, कोई बात नहीं, जिस तरीके से दिमाग यूज कर सकते हो उस तरीके से करो। 18 लोग किसी काम का 1/5 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। उसी काम का 2/5 हिस्सा 5 दिन में पूरा करने के लिए कितने लोगों की जरूरत पड़ेगी, बताइए। 18 लोग अगर किसी काम का 1/5 भाग 10 दिन में कर सकते हैं, तो उसी काम का 2/5 हिस्सा 5 दिन में करने के लिए कितने लोगों की जरूरत पड़ेगी। M1D1 अपॉन W1 बराबर M2D2 अपॉन W2, सीधा लगाओ भाई। H की तो जरूरत नहीं है ना, M1D1 H1, H क्या होता है, घंटे प्रतिदिन की जरूरत नहीं है। तो फॉर्मूला हमारा केवल इतना बचेगा, M1D1 अपॉन W1 बराबर M2D2 अपॉन W2। H हमने दोनों तरफ से हटा दिया, जो H1 H2 होता है ना MDH वाला, दोनों तरफ से हटा दिया क्योंकि इस क्वेश्चन में उसकी जरूरत नहीं है। M कितना है, 18 लोग। D कितना है, 10 दिन में कर सकते हैं। और कितना काम, 1/5 भाग बराबर M2 हमें निकालना है। और D2 कितना है, 5 दिन में करना है ना, हाँ। और कितना काम, 2/5 काम, बस हो गया। 5 से 5 काट दो, 5 से 10 को काट दो 2 बार, 2 की 2 में गुणा होगी, तो 18 गुणा 4 बराबर M2। कितना आ गया, 72। ऑप्शन सी पूरा है सभी का। चलें आगे। 48 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्ध गोले को पिघलाकर 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितने गोलाकार गेंद बनाई जा सकती हैं। 3D मेंसुरेशन में एक बात ध्यान रखना कि अगर एक चीज को पिघलाकर दूसरे में ढाला जाता है, एक चीज को पिघलाकर दूसरे में ढाला जाता है, हमेशा उनका आयतन बराबर होता है। पिघलाया दूसरे में ढाला, वॉल्यूम थोड़ी चेंज होगा, वॉल्यूम तो बराबर होगा। तो अगर 48 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक अर्धगोला है, तो जो अर्धगोले का आयतन होगा वो 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली जितनी भी गोलाकार गेंद होंगी, हमें नहीं पता कितनी गेंद बनेंगी, उन सभी गेंद के आयतन के बराबर होगा इस अकेले अर्धगोले का आयतन। क्यों, इसी अर्धगोले से बनाई गई है वो छोटी छोटी गेंद। तो अर्धगोले का आयतन क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब, यानी कि 48 का क्यूब बराबर एक छोटी गेंद, गोलाकार गेंद, गोलाकार यानी कि स्फेयर, और एक गेंद का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। एक गेंद का आयतन मैं पूछ रहा हूं, और रेडियस कितना है, 8। और ऐसी कितनी गेंद है हमें नहीं पता, हमने मान लिया ऐसी n गेंद होंगी, वही n की वैल्यू हमें निकालनी है इधर उधर से काटापीटी करके। π/3 से π/3 गया, 2 गुणा 48 के क्यूब को मैं ऐसे लिख सकता हूं, 48 गुणा 48 गुणा 48,
और ये 8 क्यूब इधर आकर नीचे आ जाएगा, तो ये नीचे 8 गुणा 8 गुणा 8 बन जाएगा बराबर n। तो 8 छिंग 48, 8 छिंग 48, 8 छिंग 48। 6 का क्यूब 216 गुणा 2, कितना आ गया 432 है। ये क्या कर दिया हमने, ये 4 कहां जाएगा फिर, अरे ये 4 भी तो रहेगा नीचे भैया, ये भी तो रहेगा। 216 गुणा 2 432, और ये 4/4, तो कितना आएगा 108। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, n की वैल्यू 108 आ गई। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही है, 108 गेंद। एक सेल्समैन के लिए एक वस्तु की लागत 1000 रुपए है, वह इसका अंकित मूल्य 1500 रुपए निर्धारित करता है। वह इसे ग्राहक को 20% के डिस्काउंट पर बेचता है। वह प्रत्येक नगद भुगतान पर 10% का एक और एक्स्ट्रा डिस्काउंट देता है। तो सेल्समैन को बिक्री पर होने वाले प्रॉफिट या लॉस का प्रतिशत बताइए कितना होगा। 1000 रुपए कॉस्ट प्राइस है, क्रय मूल्य 1500 अंकित कर दिया। आपको ये क्लियर होना चाहिए, जो भी डिस्काउंट दिया जाएगा वो अंकित मूल्य पर दिया जाएगा। अब ज्यादा मेरी बात मत सुनो, कॉपी में सवाल कर लो, ये कोई मैं नई चीज नहीं बता रहा हूं तुम्हें। बहाना चाहिए बस पेन छोड़ के सामने देखने का। चुपचाप कॉपी में सवाल करो, बाकी लोग करने लग गए, तुम ये सुन रहे हो कि सर ये बता रहे हैं कि डिस्काउंट अंकित मूल्य पर। ये इसमें क्या नई बात बता दी मैंने तुम्हें भैया, सब जानते हैं इस बात को। बताइए भाई, कॉस्ट प्राइस कितना है 1000 रुपया। सेलिंग प्राइस सॉरी अंकित मूल्य मार्क प्राइस कितना है 1500 रुपया। अब जो भी डिस्काउंट दिया जाएगा इसी पे दिया जाएगा। कह रहे भैया 20% का डिस्काउंट देता है, लेकिन अगर नगद पेमेंट करते हो तो 10% का और देता है। दो डिस्काउंट दिए, तो अंकित मूल्य अगर 1500 है, पहला डिस्काउंट 20% का, तो कितने परसेंट में बेचा होगा 80% में। दूसरा डिस्काउंट 10% का, तो कितने परसेंट में बेचा होगा 90% में। ये उसका सेलिंग प्राइस यानी कि उसका बिक्री मूल्य आपको मिल गया। अब आप कहेंगे कि सर 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दो, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दो, 15 गुणा 8 नाम 72, तो 15 दूनी 30, 3 15 सत्ते 105 और 3 108। तो भैया उसका सेलिंग प्राइस कितना हो गया, उसका सेलिंग प्राइस हो गया 1080। कितना हो गया 1080 हो गया। तो अब आप देख लो कितने का प्रॉफिट या लॉस है। 1000 रुपए की चीज 1080 में बेची गई, 80 रुपए का फायदा हो गया। परसेंट में निकालना है तो 80/1000 और गुणा 100, ये गया आपका जवाब, मिल गया 8%। प्रॉफिट, प्रॉफिट है, नुकसान नहीं है, प्रॉफिट है। क्यों, कि 1000 रुपए की चीज 1080 में बेची गई। इसको देखिए, कह रहा है 6 छात्रों के अंक दिए गए हैं, सभी अंक 100 में से हैं, यानी कि 100 नंबर का पेपर है। अंग्रेजी, हिंदी, गणित, भौतिक, रसायन और जीव, ये 6 स्टूडेंट हैं और ये इन सभी के नंबर हैं। 6 सब्जेक्ट में 100 नंबर का पेपर है, ऐसा सवाल ने बोला। सवाल क्या है, छात्र द्वारा अंग्रेजी, हिंदी, गणित, भौतिक, रसायन, जीव यानी कि सभी में से सी द्वारा, सॉरी ये छात्र, ये यहां पे आएगा सी, छात्र सी द्वारा, यहां से पढ़ो, इंग्लिश में ठीक है, हिंदी में गलत है। छात्र सी द्वारा अंग्रेजी, हिंदी, गणित, भौतिक, रसायन, जीव यानी कि सभी 6 सब्जेक्ट में छात्र सी द्वारा प्राप्त किया गया परसेंटेज कितना है। छात्र सी द्वारा, तो छात्र सी द्वारा सभी अंकों को पहले तो जोड़ लो, जितने भी अंक छात्र सी ने प्राप्त किए हैं सभी को जोड़ के उनका एवरेज यानी कि औसत निकाल दो। जो औसत आएगा वही उसका एवरेज परसेंटेज होगा।
आपको क्या करना है, सभी का एवरेज निकालना है। पता है क्यों? क्योंकि ये जो नंबर उसको मिले हैं ना, ये सभी को, ये 100 में से हैं। और जब हम परसेंटेज की बात करते हैं तो हम 100 में से ही तो करते हैं भैया। मैंने कहा 25% का मतलब क्या हुआ, 100 में 25 एक वैल्यू रख दी, 25% बोल दी। मैंने कहा 60% का मतलब 100 एक टोटल परसेंट है, उसका 60वां हिस्सा, 60वां हिस्सा नहीं, उसका एक 60 वैल्यू रख दी और बोल दिया 60% है इसका, है ना। तो 100 में किसी भी वैल्यू का मान जो होता है वो उसका परसेंटेज होता है। तो आपको जो ये उसने मार्क्स ऑब्टेन किए, ये 100 में से प्राप्त किए हैं, तो यही परसेंटेज है। इनका एवरेज परसेंटेज निकालना है, आपका जवाब होगा। तो टोटल योग कितना हो जाएगा, 8 8 16 7, 23 6 29 7, 36, 36 और 6 42। तो टोटल नंबर कितने प्राप्त किए उसने, 420। और एवरेज अगर हमें बताना है तो 420 बटे कितना सब्जेक्ट है, 6, तो एवरेज उसका 70% आ गया। कितना आ गया एवरेज, 70%, बिल्कुल सही है। एक पार्टी में 50% लोगों ने संतरे का रस पिया, 40% ने अंगूर का रस पिया और 20% ने इनमें से कुछ भी नहीं पिया। तो कितने लोगों ने दोनों रस पिए? देखो, आपको क्या करना है, वो सब्जेक्ट वाला केस आपने पढ़ा, ये वेन डायग्राम वाला सवाल है। सब्जेक्ट वाला केस आपने पढ़ा था कि इतने सब्जेक्ट में इतने बच्चे पर फेल हुए, दूसरे में इतने फेल हुए और दोनों सब्जेक्ट में इतने पास हुए। तो मैंने आपको बड़ा मतलब जोर डाल के ये चीज बताई थी कि जो दोनों सब्जेक्ट में दिया होता है, हम वेन डायग्राम उसी के हिसाब से बनाते हैं। वही कॉन्सेप्ट यहां पे लगेगा कि भैया संतरे का रस इतने लोगों ने पिया, अंगूर का रस इतने लोगों ने पिया, और कह रहा 20% ने कुछ भी नहीं पिया। तो हमें जो परसेंटेज चाहिए ना, वो ना पीने वाले लोगों का चाहिए, ना पीने वाले लोगों का, क्योंकि यहां दोनों में उसने कुछ भी नहीं पीने वाले का परसेंटेज दिया है। तो अगर मैं आपसे कहूंगा कि 50% ने संतरे का रस पिया, तो ना पीने वाले लोग कितने होंगे, जिन्होंने संतरे का रस नहीं पिया होगा, 50% ही होंगे। अगर 40% ने अंगूर का रस पिया, तो कितने लोगों ने अंगूर का रस नहीं पिया, तो कितने लोगों ने अंगूर का रस नहीं पिया? आप कहेंगे सर ऐसे 60% लोग होंगे। हमें नहीं पीने वाले लोगों का परसेंटेज चाहिए, क्योंकि उसने दोनों के केस में नहीं पीने वाले का परसेंटेज दिया है, हमें वही देखना है। अब हमें देखना है नहीं पीने वाले का टोटल परसेंट, नहीं पीने वालों का परसेंट, नहीं पीने वालों का परसेंट। अलग अलग परसेंटेज को जोड़ो, 50 प्लस 60, और उसमें से जो दोनों का परसेंटेज दिया हुआ है उसे माइनस कर दो, ये आ जाएगा 90%। यानी कि 90% ऐसे लोग हैं जिन्होंने, जो नहीं पीने वाले की कैटेगरी में आते हैं। तो उसने बोला कितने लोगों ने दोनों रस पिए, यानी कि पीने वालों की कैटेगरी पूछी उसने। तो पीने वालों का परसेंटेज, पीने वालों का परसेंटेज पूछा है। 90% ने अगर नहीं पिया तो 100 माइनस 90, यानी कि 10% ने पिया होगा। आपका जवाब आ जाएगा 10%। ठीक है भाई। प्राकृतिक संख्याओं के कितने युग्म हैं यदि इनके वर्गों का अंतर 45 है? यह सवाल यूपी पीआरबी में भी पूछा गया है, और ऐसा ही एक क्वेश्चन, आप कहते हैं ना कि सर लेवल इतना हाई क्यों कराते हो, देखो ये आपके यूपी पीआरबी में पूछा गया सवाल है। सेम ऐसा ही क्वेश्चन यूपीएससी सी सेट में भी पूछा गया है। सी सेट का पेपर बनता है ना यूपीएससी का, सेम क्वेश्चन। वैसे यहाँ डिजिट अलग है, बाकी लैंग्वेज यही है, और बहुत आसान सवाल है। सवाल कहता है प्राकृतिक संख्याओं के ऐसे कितने जोड़े संभव हैं जिनके वर्गों का अंतर 45 है? मान लो मैं एक संख्या मान लेता हूं ए, दूसरी संख्या मान लेता हूं बी। भाई जोड़ा बोला है ना उसने, तो जोड़े की एक संख्या मान लेता हूं ए, दूसरी मान लेता हूं बी। तो वर्गों का अंतर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कितना होना चाहिए, 45। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या मैं ए प्लस बी और ए माइनस बी कह सकता हूं, 45।
यानी कि सामने देखो, सामने देखेंगे सभी लोग, आपको पता है a प्लस बी एक वैल्यू है और a माइनस बी भी एक वैल्यू बनती है। तो ऐसी दो संख्याओं बताओ जिनको मल्टीप्लाई, देखो a प्लस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी, मैंने क्या बोला, a प्लस बी अपने आप में एक वैल्यू, a माइनस बी अपने आप में एक वैल्यू, तो दो वैल्यू को मल्टीप्लाई करके 45 बना है। तो ऐसे सभी पॉसिबल संख्या बताओ जिनको मल्टीप्लाई करने पे 45 बनता हो, यानी कि आपको 45 के फैक्टर्स बताने हैं। आप कहेंगे सर 1 से शुरू कर दो, तो 1 इंटू 45, 2 से बनता है क्या, नहीं। 3 से बनता है क्या, हाँ। 3 इंटू 15, 15 तिया 45, 4 से भी नहीं बनता, 5 से बनता है, 5 नाम 45। इसके अलावा और कोई संख्या है जिनको मल्टीप्लाई करके 45 बनता हो, बताइए। अगर आप इसके अलावा कोई आपको दिख रहा हो तो आप कहोगे 15 तिया 45, वो 3 15 ले लिया हमने, ले लिया वो जोड़ा। आप कहोगे 9 पंजे 45, वो ले लिया 5 गुणा 9, ले लिया। तो यही 3 जोड़े संभव हैं जिनको मल्टीप्लाई करके 45 बना है। तो भैया अब मैं आपको किसी एक से प्रूफ करके दिखाता हूं, किसी एक से प्रूफ करके, बाकी दो में वही चीज आपको अपने आप अप्लाई करनी है। मान लो मैं a प्लस बी की वैल्यू, मैं पहले जोड़े से बात करता हूं, मैं मान रहा हूं a प्लस बी की वैल्यू 45 है और a माइनस बी की वैल्यू 1 है। तो यहां से a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दोनों को जोड़ो, 45 और एक 46, और 2 से डिवाइड कर दो, यानी कि 23। भाई बोट एंड स्ट्रीम में पढ़ते हो ना आप ऐसे पक्षांतर वाला केस। और अगर हमें b की वैल्यू चाहिए तो 45 में से एक गया, 44 बटा 2 दैट इज 22। तो a की वैल्यू 23, b की वैल्यू 22। अब इनके वर्गों का अंतर करके देख लो, 45 ही मिलेगा। तो 23 का वर्ग कितना होता है और 22 का वर्ग कितना होता है, ये होता है 529 और ये होता है 484। देख लो ये 45 ही आएगा। 529 में से 484 गया 45। सेम चीज आप दूसरे जोड़े में भी कर सकते हो, a प्लस बी 15, a माइनस बी 3। सेम चीज आप तीसरे जोड़े में भी कर सकते हो, हर बार आपको अंतर वर्गों का 45 मिलेगा। इसका मतलब है जितने इसके पेयर बनेंगे भैया वही आपका जवाब होगा। यानी कि ऐसे 3 युग्म बन सकते हैं, ऐसे 3 युग्म बन सकते हैं जिनके वर्गों का अंतर 45 बनता है। और ये बहुत अच्छा सवाल है। कार बी की तुलना में कार ए की गति 6-7 का रेशियो है, बी की तुलना में ए की गति का रेशियो कितना है, 6-7। अगर दूसरी कार 5 घंटे में 420 जाती है तो पहले वाली कार कितनी जाएगी, तो 6-7 का रेशियो है। दूसरे वाले की रफ्तार कितनी है, भाई दूरी है 420, समय है 5 घंटे, तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो 5 अट्ठे 40, 5 चौक 20, तो 7 यूनिट की वैल्यू 84, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 12, 12 सत्ते 84 होता है। तो पहले वाले की रफ्तार कितनी आ गई, 6 गुणा 12, 72, 72। स्थिर जल में नाव की चाल 8 किलोमीटर पर आवर है, स्थिर जल में कह रहा है, जबकि नाव को धारा के अनुकूल 20 किलोमीटर जाने में 2 घंटे लगते हैं। तो धारा के अनुकूल का मतलब क्या होता है बच्चा, चाल P प्लस डब्लू, और चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। भाई धारा के अनुकूल स्पीड क्या होती है, नाव की और धारा की चाल का योग B प्लस डब्लू, और दूरी कितनी है 20 किलोमीटर, समय उसको कितना लगा है 2 घंटे। तो धारा के अनुकूल उसकी रफ्तार हो गई 10, नाव की चाल हमें 8 दे रखी है बराबर 10, तो यहां से डब्लू कितना आ जाएगा, 10 माइनस 8 दैट इज 2। वही पूछा उसने धारा की चाल। तो हो गए 20 क्वेश्चन, अच्छे थे ना, मजेदार सेट है, बिल्कुल इंटरेस्टिंग। ये आज का होमवर्क क्वेश्चन है। किसी टेलीफोन के डायल में सभी नंबरों का गुणनफल क्या होता है, डायल में सभी नंबर का गुणनफल। जितना दिमाग लगाओगे उतना फंसोगे, ठीक है। फोन, अपना फोन खोलना, डायल में नंबर देखना, वो हैशटैग और स्टार को काउंट नहीं करना है, नंबर्स की बात हुई है। जितने भी नंबर हैं उनका मल्टीप्लीकेशन,
आ गया आंसर? ठीक है, चलो फिर भी कमेंट बॉक्स में बताना। थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद।